हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास है बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम और आपको बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत है और मैं उसमें आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का NEP 2006। क्या है NEP 2006 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो इसमें है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें ज़्यादातर फोकस जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन, जो बाधित पर्सन है, विकलांग पर्सन है, उनके लिए ज़्यादा फोकस, ज़्यादा रूल्स, ज़्यादा नीतियाँ बनाई गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए MCQ एंड कॉन्सेप्ट बोथ है, दोनों हम इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे और MCQ पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बन के आ सकता है, आप ये देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में असमर्थी व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। व्हाट आर प्रोविजंस गिवन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2006 डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं हम। असमर्थी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 10 फरवरी 2006 को एक व्यापक नीति लागू की गई। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेनेशन वे में, सब्जेक्टिव वे में, तो इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए कि 10 फरवरी 2006 को एक व्यापक नीति लागू की गई कि जिसका अब मुख्य उद्देश्य, अब इसका मुख्य उद्देश्य पे अंडरलाइन कर दीजिए, एग्जाम लिख रहे हैं। मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान करना है। क्या करना है उन्हें समानता देनी है। किनको? विकलांग व्यक्तियों को। उनके साथ भेदभाव होता है ना समाज में, विकलांग व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता कुछ भी करने की, कहीं भी आने जाने की, न्याय, प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक है, प्रदान करना है, तथा ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है। समावेशी समाज मतलब क्या कि जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो बाधित व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से बाधित हो सकते हैं वो, और जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो सब एक समाज में एक अच्छे से घुल मिल कर रह सकें, अपना और समाज का विकास कर सकें, करना था, जिसमें असमर्थी बच्चों एवं व्यक्तियों का स्थान सुरक्षित हो। जिसमें क्या है, असमर्थी बच्चे एवं व्यक्तियों का स्थान सुरक्षित हो, वो भी अच्छे से रह सकें। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की धारणा से असमर्थी बालक भी सामान्य विद्यालय में शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट हो गया है कि इस समय में कि जो है सामान्य विद्यालयों में, जहाँ पर नॉर्मल्स बच्चे जाते हैं, आप और हम जैसे, वहाँ पे असमर्थी बच्चे भी आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से अब सुविधाएं वगैरह, टीचर्स वगैरह अवेलेबल हो गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज सामाजिक परिवर्तन होने के कारण समाज में इन असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए तैयार है। ठीक, समाज, स्कूल, आज सब कुछ, इन सब इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्या है, सब लोग तैयार हैं इन्हें शिक्षा देने के लिए, इन्हें इनका स्थान देने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि असमर्थी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, क्या कि उनको शिक्षा के समान, जितने कि हमें अवसर मिलते हैं उतने ही उन्हें अवसर मिलें, तो असमर्थी बालकों को प्रदान किए जाएं तथा उन पर, ठीक है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए व उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए नॉर्मल बच्चों से, ठीक है, और उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, जो उन्हें एजुकेशन में जो नीड है, उनको पूरा किया जाए, तो ये बच्चे समायोजन करने में सफल होंगे। समायोजन करने में मतलब कि एडजस्ट करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि इन्हें सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, टीचर भी इनसे अच्छे से इन्हें पढ़ा रहा है, बच्चे भी इनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये उन बच्चों के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट कर लेंगे। उन्हें केवल वांछित सहायक सामग्री की, जिस तरह की उन्हें नीड है सहायक सामग्री की, उपकरण, सकारात्मक दृष्टिकोण की, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना चाहिए, सबको अच्छे से उनसे बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया करा दी जाए, उन्हें उपलब्ध करा दी जाए, तो वो अच्छे से समायोजन कर सकते हैं। 2006 से पूर्व भी इन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे। NEP 2006 से पहले बहुत प्रयास किए गए थे। प्रयासों में कुछ सफलता मिली। इन प्रयासों में विशिष्ट शिक्षा
प्रदान करने पर बल दिया गया है। तो जो इससे पहले कार्य हुए थे उसमें से कुछ काफ़ी हद तक सफलता मिली, काफ़ी हद तक किसी पॉइंट्स में वो असफल रहे। तो अब क्या है, मिली इन प्रयासों में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया कि वह क्या है, विशिष्ट शिक्षा। पहले इस तरह से क्या स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था, उन्हें अलग स्कूल्स में रखा जाता था, असमर्थी बालकों को और सामान्य बालकों को अलग। लेकिन एनईपी के बाद क्या है, समावेशी विद्यालय का निर्माण किया गया जहाँ नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे एक साथ पढ़ सकें और अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकें। 2001 की जनगणना में कुछ आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कब 2001 की जनगणना में कि भारत में 2.19 करोड़ असमर्थी व्यक्ति कितने थे, भारत में 2.19 करोड़ असमर्थी व्यक्ति 2001 की जनगणना में व्यक्ति हैं। अभी 2011 की आंकड़े आने बाकी थे। तो ये पॉलिसी कब बनी थी, 2006 में। तो क्या है, सरकार के पास 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध थे, तो उस आंकड़ों के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। इन असमर्थी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, सब में अलग अलग प्रकार के, कुछ दृष्टिबाधित, कुछ शारीरिक रूप से, कुछ श्रवण बाधित, कुछ वाणी व भाषा, कुछ अन्य बाधा से असमर्थ है। मतलब हर तरह के असमर्थ बालक इन 2.19 करोड़ असमर्थी व्यक्ति में शामिल थे। कुल असमर्थी व्यक्तियों का 75%, कितने प्रतिशत, 75% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुल असमर्थी व्यक्तियों का 49%, कितने प्रतिशत, 49% शिक्षित व रोजगार है। तो ये मेन पॉइंट्स आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, जिनका भी सब्जेक्टिव बेस एग्जाम है। 75% जो जनसंख्या है कुल असमर्थी व्यक्ति की, वो गांवों में निवास करती है, और जो 49% है, 49% वो शिक्षित हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, और जो 34% है वो लोग रोजगार में हैं। ठीक, लेकिन अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत से हैं जो पिछड़ गए हैं, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। इससे पूर्व इनके लिए व्यावसायिक पुनर्वास पर बल दिया जाता था। व्यावसायिक पुनर्वास पर बल दिया जाता था कि इनको एजुकेशन दी जाए, और ऐसी एजुकेशन दी जाए कि ये कुछ काम कर सकें, कुछ रोजगार कर सकें, और जिससे अपना जीवन यापन कर सकें, जिससे वे लोग अपने रोजगार को पा सकें व आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अपने रोजगार को पा सकें व आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन आज आवश्यकता यह हो गई है कि इन्हें व्यावसायिक पुनर्वास विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से दिया गया। इन्हें क्या है, विशिष्ट माध्यम से दिया गया था। जो इन्हें व्यावसायिक पुनर्वास दिया गया, इन्हें इस तरह से एजुकेशन दी गई, वो विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से, स्पेशल स्कूल से। लेकिन अब सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने में, सामाजिक पुनर्वास के लिए, ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय जोड़ा गया। इन्हें पहले एजुकेशन क्या है, स्पेशल एजुकेशन जो है स्पेशल स्कूल में दी जाती थी, इनके लिए अलग स्कूल होते थे बाधित और असमर्थी बच्चों के लिए। लेकिन अब क्या है, इन्हें सभी बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय जोड़ा गया। अर्थात इन बच्चों को पृथक एवं विशिष्ट विद्यालयों में न ले जाकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जाए, जिससे इन बच्चों का सामाजिकता स्वयं ही आएगी। कि जब ये सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो क्या है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनके अंदर वो गुण आएगा, जिससे क्या है, वो सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिकता इनके अंदर स्वयं आ जाएगी। असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए कुछ कानून, की जो असमर्थी बालकों के लिए क्या कानून, क्या रूल बनाए गए एनईपी 2006 में। असमर्थी बालकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता व अधिकारों से संबंधित कुछ कानून एवं नियम बनाए हैं। 2006 की शिक्षा नीति से पूर्व प्रमुख कानून नियम थे। तो 2006 से शिक्षा नीति के पूर्व, उससे पूर्व क्या क्या कानून बनाए गए थे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन और इसके एमसीक्यूज दे रखे हैं, आप जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दे दूंगी। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट 1992। तो इस 1992 इस एक्ट का संबंध मानव संसाधनों का विकास करके, क्या करके, मानव संसाधनों का विकास करके तथा असमर्थी बालकों के पुनर्वास से संबंध में सुविधा प्रदान करना है। मतलब उनको अच्छे से शिक्षा देना, अच्छा इन्वायरमेंट देना, उनको समावेशी विद्या इन्वायरमेंट देके उनका विकास करना, इसका मेन उद्देश्य था। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995,
इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। यह एक्ट असमर्थी व्यक्तियों को शिक्षा तथा नौकरी का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? असमर्थी व्यक्तियों को शिक्षा तथा नौकरी का अधिकार प्रदान करता है तथा इसमें बाधा रहित वातावरण व सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी है। बाधा रहित वातावरण, जिसमें इन्हें वैसा इन्वायरमेंट हो जो इनके लिए ईजी, जिसमें ये अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे इन्वायरमेंट में। और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, समाज में इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इन्हें इतना ही सम्मान मिले जैसे साधारण व्यक्ति को मिलता है। नेशनल, इन्हें कोई हीन भावना से ना देखें। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1992। ठीक, इस एक्ट के द्वारा असमर्थी बालकों के अभिभावक बनने की कानूनी प्रक्रिया निश्चित की गई है। जो असमर्थी बालक हैं, जब वो अभिभावक बनते हैं, उनकी एक प्रक्रिया निश्चित की गई तथा इनके लिए स्वतंत्र व बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने का प्रावधान है। ठीक, जिससे असमर्थी व्यक्ति स्वच्छंद रूप से जीवन यापन कर सकें। ठीक, तो ये 3 कानून बताए गए हैं जो NEP 2006 से पहले बने थे। उपरोक्त कानून के साथ साथ अब सरकार ने कई ऐसी संस्थाएं स्थापित की हैं। क्या की? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं जो इन असमर्थी व्यक्तियों की सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों के लिए कार्य करती हैं, इनके विकास के लिए। देखा है आपने, बहुत से NGOs बनते हैं, ये सब चीज़ें इन पे नज़र रखनी, समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो कार्य करते रहते हैं। ये संस्थाएं केंद्रीय, राज्य, जिला व क्षेत्र स्तर पर कार्यरत हैं। ठीक, इसके साथ साथ लगभग 250 प्राइवेट संस्थाएं हैं। वो जो थी पहले गवर्नमेंट संस्थाएं बनाई गई, 250 प्राइवेट संस्थाएं इनकी शिक्षा व्यवसाय के लिए कार्य कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज, ग्राम पंचायतें, ठीक, पंचायती राज वगैरह ग्राम पंचायतें ब्लॉक स्तर पर इन बच्चों की शिक्षा व व्यावसायिक पुनर्वास के लिए कार्यरत हैं। तो जो गांव में पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें वगैरह, ब्लॉक स्तर पे सारे जो अधिकारी वगैरह होते हैं, इनके ऑफिस होते हैं, तो ये लोग क्या है, इनके लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। इन सब के साथ साथ वित्तीय विकास निगम, क्या? वित्तीय विकास निगम, जिसे हम कहते हैं NHFDC का विशेष योगदान है इनके पुनर्वास में, जो अपंग व बाधित व्यक्तियों को कम ब्याज पर, क्या? अपंग व बाधित व्यक्तियों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध करा सकें, कि जिससे है वो अपना कोई बिजनेस कर सकें, कोई रोजगार कर सकें, जो उन्हें करना है अपनी लाइफ के लिए वो कर सकें, जो व्यक्ति, जिससे ये क्या है, स्वरोजगार हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006। तो 2006 में इनके लिए और क्या किया गया वो बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम 2006 को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत कर लेते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या है, इस तरह से प्रकार बताए हैं इसे समझने में ताकि इजी हो। देख लीजिए आप किस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो आप ज़्यादातर जहाँ पॉइंट्स हो, इस तरह से फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करेंगे, डायग्राम्स यूज़ करेंगे, अच्छे से अच्छे अपने जितने भी आंसर को हो सकता है अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जो अधिनियम में बताया गया राष्ट्रीय नीति व मौलिक पक्ष, और इसमें हस्तक्षेप के प्रमुख तत्व बताए गए। राष्ट्रीय नीति में क्या क्या होना चाहिए, मौलिक पक्ष उनके लिए क्या क्या काम होने चाहिए और किन किन चीज़ों में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप से बचाव व पुनर्वास के माध्यम, हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा जो हस्तक्षेप होता है, जो उनके उचित काम में हस्तक्षेप किया जाता है वो ना हो। पुनर्वास माध्यम की उनका क्या है, पुनर्वास किया जाए, उन्हें नीचे स्तर से उठा करके ऊंचे स्तर पे लिए पहुंचाया जाए, अच्छी शिक्षा देकर, सुविधाएं देकर, ठीक है, समाज में सम्मान देकर। असमर्थी स्त्रियां, उनके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाए, असमर्थी स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अवरोध रहित वातावरण, इनको जो है एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, अवरोध रहित, जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अच्छे से सीख सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। असमर्था प्रमाण पत्र देना, इनको एक जो है सर्टिफिकेट देना कि डिसेबल सर्टिफिकेट देना। सामाजिक सुरक्षा, समाज में इनको इनका उचित सम्मान मिले, स्वतंत्रता मिले, इनकी जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है वो सुनिश्चित हो। ठीक, तो सामाजिक सुरक्षा। गैर सरकारी संस्थाओं
इसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। हस्तक्षेप के प्रमुख तत्व देख लेते हैं। बचाव व शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप की किसी भी तरह की समस्या में अगर ये हो जाते हैं, जो असमर्थी बच्चे व बालक वगैरह हैं, तो उनका शीघ्र बचाव होना चाहिए, शीघ्र इनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह की किसी समस्या में तो हस्तक्षेप होना चाहिए। पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम होने चाहिए, कि पुनर्वास संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें सरकार जो है हस्तक्षेप करे कि किस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो ठीक तरह से कार्य हो रहे हैं, उनसे असमर्थी बालकों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव संसाधन विकास में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। असमर्थी व्यक्तियों की शिक्षा किस तरह से हो रही है, इसमें हस्तक्षेप करेंगे, उनकी शिक्षा का निरीक्षण करेंगे। रोजगार कि उनके लिए कितना प्रतिशत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, किस क्षेत्र में मुहैया कराया जा रहा है, तो सरकार इनमें क्या है, इस अधिनियम के तहत हस्तक्षेप करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। अवरोध रहित वातावरण, कि वातावरण किस तरह का विद्यालयों में बच्चों को दिया जा रहा है, वो भी सरकार हस्तक्षेप करके उसकी जानकारी ले सकती है। तो ये क्या था हमारा लास्ट पॉइंट, गैर सरकारी संस्थाओं को, राष्ट्रीय मौलिक पक्ष के गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, जो एनजीओ वगैरह उनको प्रोत्साहन देना। तो क्या है, ये सब चीज़ पे विद्यालयों पे, सरकार वगैरह के कार्यक्रमों पर और अधिकारियों के कार्यक्रमों पे ये निगरानी बनाए रखे होते हैं, इनका कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा, तो उनको प्रोत्साहन देना। माता पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर संबंधी सूचनाएं, कि माता पिता जो हैं असमर्थी बालकों के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है। अनुसंधान के बारे में, ठीक है, अनुसंधान किस तरह से हो रहे हैं, रिसर्च कैसे हो रही है इन बच्चों के विकास के लिए। खेलकूद व सांस्कृतिक जीवन को, इनको क्या है, विद्यालय वगैरह में खेलकूद और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी दी जाए, खेलकूद में इन्हें शामिल किया जाए। वर्तमान अधिनियमों में परिवर्तन, वर्तमान अधिनियम जो कि जिसमें कुछ कमियां हैं या जो उनके हित में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनके क्या है, उनमें परिवर्तन किया जाए। तो सामाजिक सुरक्षा में हस्तक्षेप कर सकते सरकार, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उन्हें किस तरह से, अनुसंधान कैसे चल रहा है उनका, ठीक तरह से नीतियां बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, खेल क्रीड़ा व सांस्कृतिक क्रियाएं किस प्रकार से मुहैया कराई जा रही, कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व। तो ये थी हमारी नीतियां। अब हम पढ़ लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, किस तरह से इसमें से बन के आ सकते हैं। आपको सडनली पूछ सकता है कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा और ये बताइएगा कि आप कितने मार्क्स गेन किए। आपने अब थ्योरी पढ़ ली है, इसका मार्क्स फटाफट, इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी 2006 कब लागू हुई, जल्दी से बता दीजिए, कब लागू हुई एनईपी 2006। 12 फरवरी 2006 को, 8 फरवरी 2006, या 10 फरवरी 2006, या 15 फरवरी 2006। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 फरवरी 2006 को क्या है, एनईपी 2006 लागू हुई। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में असमर्थी बालकों के प्रतिशत कितना था, कितने असमर्थी बालक थे, 12 प्रतिशत नहीं, कितने असमर्थी, 8 करोड़ असमर्थी व्यक्ति, सॉरी बालक नहीं व्यक्ति, 8 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, या 2.19 करोड़। तो हमारा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2.19 करोड़ जो थे वो असमर्थी व्यक्ति थे 2001 की जनगणना के अनुसार। कुल असमर्थी व्यक्तियों का कितने प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है, जल्दी बताइए, कितने प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। तो क्या है, 75% भाग जो है गांवों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुल व्यक्तियों का कितने प्रतिशत भाग शिक्षित व रोजगार में है। फर्स्ट पॉइंट 49% शिक्षित हैं और 34% रोजगार में है। सेकंड 35% शिक्षित व 30% रोजगार में। ऐसे ही थर्ड है 25% शिक्षित और 20% रोजगार में, या फोर्थ 45% शिक्षित व 35% रोजगार में। कितने हैं बताइए जल्दी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये 49% शिक्षित हैं और 34%, 34% जो है वो रोजगार में है, ठीक है। कितने, 49% शिक्षित हैं और 34% क्या है, वो रोजगार में है। कुल व्यक्तियों का इतने प्रतिशत शिक्षित व रोजगार है, असमर्थी व्यक्तियों का, ठीक है। असमर्थी बालकों के लिए 2006 एनईपी से पूर्व कौन से नियम व कानून बनाए गए थे।
भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, विकलांगजन अधिनियम 1995। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, या ऑप्शन नंबर फोर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, जो है ये दोनों कानून जो है NEP 2006 से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 7 NEP 2006 का क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। असमर्थी बालकों व महिलाओं का पुनर्वास, बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा तथा अनुसंधान, या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो NEP इनका उद्देश्य क्या था, असमर्थी बालकों व महिलाओं का पुनर्वास, ठीक, बाधा मुक्त एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया, सामाजिक सुरक्षा तथा अनुसंधान। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी जो ये वीडियो है ये जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो दैट यू कैन गेट माई न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।